संघर्ष की छुपी धमकी सुन एग्जीबिशन हॉल में मौजूद लोगों ने अपने विचार ही बदल दिए। दृष्टि की जैसे रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसकी दुनिया अचानक पलट गई। किंग ऑफ द वर्ल्ड की लगातार प्रशंसा करने वाले अधिकांश मेहमान और विशेषज्ञ अपने फैसले से पलट गए और तान्या के एवरलास्टिंग लाइट की ओर झुक गए। केवल कुछ ईमानदार पुराने विशेषज्ञ ही चुप रहे और उन्होंने गुप्त रूप से अपना वोट डाला। आखिरकार सिंघानिया परिवार दिल्ली शहर के शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक था। अगर इस परिवार का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा बेटा किसी को अपने लिए कुछ करने को कहे तो ना करके उसके सामने उसे अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा। ठीक है, वोटों की आधिकारिक तौर पर गिनती की गई है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ 300 मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ एवरलास्टिंग लाइट ने भारी 235 वोट प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आज की एग्जीबिशन का सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी पीस आज का विनर रहा एवरलास्टिंग लाइट। परिणामों की घोषणा करते हुए रोज सरदाना ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। ये गलत है, दृष्टि ने कम आवाज में निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कोई? उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहनों का पुरस्कार हासिल करने के लिए इस तरह के घृणित साधनों का इस्तेमाल करेगी। कोई बात नहीं दृष्टि, सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, बस बोलते नहीं। शिवम ने उसे दिलासा दिया। इस नतीजे का किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिर चीफ डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट तो ज्वेलरी की नीलामी के बाद ही तय की जाएगी। थोड़ा सब्र करो, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। इन विशेषज्ञ और मेहमानों ने सिंघानिया परिवार की वजह से तान्या को वोट दिया होगा। हालांकि वो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसके पेंडेंट के लिए बोली लगाने के लिए असली पैसे खर्च करें। ये बात भी सही है। दृष्टि ने ये महसूस करने के बाद सिर हिलाया कि कैसे वोट और पुरस्कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनकी बातचीत के दौरान तान्या एक बार फिर अहंकार के हाव भाव लिए उन दोनों की ओर तिरस्कार से देखने लगी और अकड़ कर उनके पास चलकर आई। क्या कहा था मैंने? तुम्हारी क्रिएटिविटी खराब है, तुम्हारा किंग ऑफ द वर्ल्ड एक कचरा है। देख लिया, मेरे सारे वोटों को मिलाकर उनका आधा भी नहीं आया तुम्हारे हिस्से में। अब भी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अब भी हिम्मत है तुम में ये सोचने की कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर सकती हो? सुना ना तुमने, विशेषज्ञों ने तुम्हारी डिजाइन को चीप और साधारण कहा। तान्या ने गर्व और श्रेष्ठता से भरे स्वर में कहा। गरीबी वो बीमारी होती है जो गरीबों को साथ लेकर आती है। तुम गरीब हो, लाख पैंतरे आजमा लो, मुझसे इस जन्म में नहीं जीत सकती। इतनी भी क्या जल्दी है खुशी मनाने की? आखिरकार असली फैसला सारे ज्वेलरी पीसेस की नीलामी के बाद में तय होगा। दृष्टि ने थोड़ा निराशा के साथ कहा। क्या मजाक है? तान्या संतोष के भाव प्रकट करते हुए खुलकर हंसी। मैंने गरीबी पर जो लेक्चर दिया तुम्हारे सर के ऊपर से गया है ना? तुम्हारा पेंडेंट मेरे एवरलास्टिंग लाइट से ज्यादा कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा दृष्टि, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। आज मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हें कुचल सकती हूँ। नीलामी के दौरान मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कोई भी तुम्हारे पेंडेंट के लिए बोली लगाने की हिम्मत ना करे और उसे कम से कम कीमत पर बेच दिया जाए। मैं ये काम आराम से कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। जितनी चाहूँ उतनी कीमत बढ़ा सकती हूँ मैं मेरे पेंडेंट की। पर तुम क्या करोगी? ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास हैं पैसे? बोली की कीमत बढ़ाने की औकात है तुम्हारी? तान्या ने गर्व से हंसते हुए कहा। अब आया समझ में? एक बेवकूफ मेंढक जी ने कुएं के ताल पे अपनी जिंदगी बिता दी, मुझसे लड़ने और कंपटीशन करने के सपने देख रहा है। बहुत जल्दी अपनी पोस्ट भी खोने वाली हो तुम, कंपनी से भी निकाला जाएगा तुम्हें। टाटा बाय बाय दृष्टि नारंग।
ये कहने के बाद तान्या पलटी और संतुष्ट भाव के साथ वहां से चली गई। उसकी शेखी बगारने वाले शब्दों को सुनने के बाद दृष्टि सच में डर गई। वो तान्या के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकती थी। कुछ गलत नहीं कहा तान्या ने। उसके परिवार के पास बहुत पैसा है और वो आसानी से अपने पेंडेंट एवरलास्टिंग लाइट की कीमत बढ़ा सकती है। पैसे और हैसियत के मामले में मैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ। कुछ देर के लिए चुप बैठी दृष्टि ने सोच समझकर बोझिल मन से कहा, शिवम चलो चलो यहाँ से चलें। क्यों? हम क्यों जाएंगे? शिवम ने पूछा। मैं नीलामी में हिस्सा नहीं लेना चाहती। दृष्टि ने हार मानकर अपना सिर नीचे करते हुए उदास स्वर में कहा। तान्या ने जो कहा, दृष्टि अब नीलामी के बाद परिणाम का खुद अंदाजा लगा सकती थी। अब ना तो वो नीलामी में भाग लेने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही नीलामी के बाद अपने किंग ऑफ द वर्ल्ड की हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो तान्या के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के परिणाम को सहन नहीं कर पाएगी। उसने जीवन भर की उत्कृष्ट कृति बनाने में अपना खून पसीना और आंसू बहाए थे। उसके जैसे रचनाकार के दृष्टिकोण से इसे अस्वीकार करते हुए देखना उसके लिए बहुत ही दर्द भरा होगा, खासकर तब जब वो पैसों की ताकत के बल पर कुचला जाएगा। तुम्हें खुद पे भरोसा करना होगा दृष्टि। तुम इस प्रदर्शनी की मुख्य पात्र हो, शिवम ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। अंत में परिणाम क्या होगा वो कोई नहीं जानता। पहले से बुरा क्यों सोचना, है ना? उसने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ दृष्टि को देखते हुए कहा। दृष्टि ने अपनी बेजान निगाह शिवम की आंखों की ओर घुमाई। वो नहीं जानती थी कि शिवम इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे रह सकता है। वो बस इतना जानती थी कि उसके उत्साहजनक शब्दों के प्रभाव में उसकी आंखें एक बार फिर आशा की भावना से टिमटिमाने लगी थी। तो सारे विशिष्ट अतिथि, विशेषज्ञ और रिपोर्टर्स, प्रदर्शनी का आखिरी खंड जल्द ही शुरू होगा। ये वो खंड है जिसका हर कोई सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है। रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस आभूषण प्रदर्शनी की नीलामी में लाखों के कई गहने और करोड़ों के 2 पेंडेंट सभी नीलामी की जाने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल होंगे। नीलामी की नियम बहुत सरल है। जो कोई भी उच्चतम राशि की बोली लगाएगा वो स्वाभाविक रूप से नीलाम की जाने वाली लगाने के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म की मशीनों के साथ संचार करने के लिए भी किया जा सकता था। अब नीलामी जोरों पर थी। उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु के लिए जमकर बोली लगाई। कोई भी बता सकता था कि कमरे में मौजूद सभी के पास बड़ी मात्रा में धन है। 20 मिनट से भी कम समय में लाखों और करोड़ों के सभी गहनों के पहले बैच की नीलामी हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान दृष्टि स्पष्ट रूप से दबाव महसूस करना शुरू कर रही थी। वो सस्पेंस में कांप रही थी कि आगे क्या होगा। एंकर रोज ने गंभीरता से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 2 करोड़ों के हीरे के पेंडेंट, द एवरलास्टिंग लाइट और द किंग ऑफ द वर्ल्ड की नीलामी एक ही समय में की जाएगी। इस समय 2 उत्तम महागुनी आयताकार टेबल ऊंचे मंच से निकालकर ऊपर उठे। प्रत्येक पर एक छोटा कांच का कैबिनेट रखा गया था जो एक चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। एवरलास्टिंग लाइट और किंग ऑफ द वर्ल्ड दोनों के पास ना तो शुरुआती बोली होगी और ना ही उनकी बोलियों की कोई सीमा होगी। हर कोई अब आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। रोज सरदाना ने माहौल को ऊपर उठाने के लिए आवाज उठाई। बोली के पहले कैमरे क्लिक होने की आवाजें आने लगी। इस घड़ी में मौजूद सभी पत्रकारों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे उठा लिए। आखिरकार हर कोई स्वाभाविक रूप से करोड़ों के मूल्य के गहनों के 2 पीसेस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए इस तरह के सीन को मिस नहीं करना चाहिए। इस समय प्रदर्शनी हॉल में उत्साह और जयकारों की लहर से उमड़ पड़ी। मौजूद सभी अतिथि और आभूषण विशेषज्ञ बोली युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। हर कोई बेचैन था। तब तक हॉल में खांसने की आवाज आई। सबका ध्यान दर्श सिंघानिया की ओर गया जो खांसकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दर्श
दर्श सिंघानिया, इन दोनों गहनों के लिए बोली लगाऊंगा। दर्श ने गर्व से कहा, उम्मीद करता हूं कि मेरा ऐसा करने से यहाँ हर किसी के पास फिर से बोली लगाने का कोई विचार नहीं होगा। मेरे सामने बोली लगाना तो नहीं चाहेंगे ना आप सब? अगर चाहेंगे तो मैं सलाह देता हूं कि यदि कोई मेरे व्यवसाय में दखल देने की हिम्मत करता है तो मैं भविष्य में आपके साथ स्कोर तय करते समय कोई दया नहीं दिखाऊंगा। दर्श ने हॉल के चारों ओर अपनी भयावह चमक बिखेरते हुए ठंडे स्वर में घोषणा की, ये कुछ ज्यादा नहीं? उपस्थित सभी मेहमानों और गहनों के विशेषज्ञों ने अपने चेहरे पर भद्दे भाव रखे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दर्श अपनी मांगों के लिए इतना दबंग और बेशर्म होगा। हालांकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में सिंघानिया परिवार के बराबर उनमें से किसी की हैसियत नहीं थी। केवल गहनों की नीलामी के लिए कोई भी दर्श सिंघानिया को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा 20 से 30 लोग जो वास्तव में करोड़ों के गहने के लिए बोली लगा सकते थे, वो सभी दिल्ली शहर के प्रसिद्ध सर्कल में सिंघानिया के साथ उठते बैठते थे। इसलिए उनमें से कोई उनके बेटे दर्श को नाराज नहीं करना चाहता था। दर्श की घोषणा के बाद पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। दर्श के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने फिर से घोषणा की, अब मैं एवरलास्टिंग लाइट के लिए 30 करोड़ की बोली लगाऊंगा। दूसरी ओर मैं ये किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए केवल 1 रुपए की बोली लगाऊंगा। ये क्या? न केवल आप 1 रुपए के साथ बोली शुरू कर रहे हैं, बल्कि आप अन्य लोगों को भी बोली लगाने नहीं देंगे। ये सही नहीं है मिस्टर दर्श। दर्श के अमानवीय तरीकों से उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ हतप्रभ रह गए। एंकर मिस रोज सरदाना, मुझे लगता है कि मेरे काम करने का तरीका नियमों के अनुरूप है ना? आपने बताया कि कैसे दोनों पेंडेंट के लिए शुरुआती बोली नहीं लगेगी, है ना? दर्श ने रोज को देखा और सम्मानजनक तरीके से कहा। इस वक्त वो एक शक्तिशाली परिवार के राजकुमार सा व्यवहार कर रहा था और पूरी तरह अपने परिवार की शक्ति का फायदा उठा रहा था। वो रोज सरदाना अजीब तरीके से मुस्कुराई। एक छोटी मेजबान के रूप में वो स्पष्ट रूप से दर्श को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये वास्तव में नियमों के अनुसार है। रोज सरदाना ने असहाय रूप से सिर हिलाया। आप समझ नहीं सकते कि मैंने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 1 रुपए की बोली क्यों लगाई, लेकिन मैं आपको बता दूं। दर्श ने अहंकार से कहा, मैं रॉयल दर्श सिंघानिया ना तो इस पेंडेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही मैं इस पेंडेंट के लिए तरस सकता हूँ। दर्श ने दृष्टि को मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। दूसरी बात, मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड को बनाने वाले के बारे में कुछ खास विचार नहीं रखता। मेरा मानना है कि वो एक बेकार ज्वेलरी डिजाइनर है जो पहले तो गहने डिजाइन करने के योग्य नहीं है। दर्श ने दृढ़ता से कहा, इसलिए मैं इस पेंडेंट को उसी कीमत पर खरीदूंगा जिसके ये लायक है। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दृष्टि खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सीट से उठकर दर्श से जोर से कहा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। दर्श की हरकतें अमानवीय थी। मेरे पास क्या अधिकार है? मुझे ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। क्या ये जवाब काफी होगा? दर्श ने तिरस्कार के साथ कहा, अगर काफी नहीं तो मैं नहीं रोकता। तुम मेरे खिलाफ बोली लगाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करोगी? और हाँ, एक और बात बता दूं तुम्हें दृष्टि नारंग, जब मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी बोली पूरी कर लूंगा,
दर्श ने उपहास के साथ कहा, तब मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारे बेकार पति शिवम गांधी की आंखों के सामने टुकड़ों में तोड़ दूंगा और ये सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारा ये ज्वेलरी पीस तुम दोनों की तरह है, कचरे का टुकड़ा। तुम? दृष्टि बढ़ते गुस्से से भड़क उठी। जैसे ही खून का झोंका अचानक उसके सिर पर चढ़ा, उसे ऐसा चक्कर आया जैसे वो अभी होश होकर गिर जाएगी। क्या दृष्टि की सच में हार हो गई? क्या दर्श और तान्या ने जैसा चाहा था, दृष्टि को अपनी पोस्ट और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा? क्या करेगा शिवम दृष्टि को इस हालत से निकालने के लिए? क्या वो किंग ऑफ द वर्ल्ड को अब भी बचा पाएगा?